अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी नागफनी। नेक्स्ट एपिसोड। सुबह की इब्तदा जितनी शानदार हुई थी उसकी इंतहा उतनी ही तकलीफ दे थी। दिल को किसी तरह भी करार नहीं मिल रहा था। मैं दोबारा झोंपड़ी में पहुंच गया ताकि वहां पेश आने वाले सानहे की हकीकत से आगाही हासिल कर सकूं। जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी पुलिस के घेरे में थी। पुलिस अफसर वारिस अपनी यूनिफॉर्म में मलबूस जेब में हाथ डाले टहल रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ आया। आओ यार, उसने कहा। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं लटके हुए मुंह के साथ उसके पास जा खड़ा हुआ और जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी की तरफ देखने लगा। हमसे थोड़ी सी चूक हो गई। वो बोला, अगर हम नाज़िमाबाद के लड़के को कत्ल करने के जुर्म में जुम्मन की अम्मा को कल रात के आगाज ही में गिरफ्तार कर लेते तो उसके कत्ल की नौबत न आती। तुम समेत उसने सैकड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना रखा था। तुमसे शायद उसने ये कह रखा था कि वो नागफनी नाम की कोई रूह है। मैंने कहा, अब मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, वो वाकई नागफनी ही थी। जुम्मन की अम्मा के मरने के बाद वो उसके जिस्म पर काबिज हो गई थी। वारिस कहने लगा, हाँ, तुम्हें उसने इसी फरेब में मुब्तला कर रखा था, जबकि झोंपड़ियों वाले उसे कोई बहुत ही पहुंची हुई औरत समझते थे। झोंपड़ी वाले ही नहीं, और भी बेशुमार लोग थे जो उसे चढ़ावे चढ़ाने और उससे बद्दुआएं कराने आया करते। तुमने उससे कोई बद्दुआ नहीं कराई? बद्दुआ? कैसी अकीदतमंद हो? क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कि उससे दुआओं की बजाय बद्दुआएं कराई जाती थीं? नहीं, मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। जुम्मन की अम्मा जिस रोज मरकर दोबारा जिंदा हुई थी, मैं एक बार उसे देखने आया था, और ये मालूम होने के बाद कि जुम्मन की अम्मा जिंदा नहीं हुई बल्कि नागफनी उसके जिस्म में दाखिल हो गई है, खौफ की वजह से दोबारा कभी इधर नहीं आया। बड़ी चालाक औरत थी। अपने करतूतों को छुपाने के लिए पहले उसने मरकर जिंदा होने का ड्रामा रचाया, फिर खुद को एक ऐसी बुजुर्ग औरत के रूप में पेश किया जो बारिश की दुआ करती थी तो धूप निकल आती, धूप की दुआ करती थी तो बादल छा जाते। कहती थी, आजकल मेरी अल्लाह मियाँ से लड़ाई चल रही है, वो हर बात मेरी मर्जी के खिलाफ करते हैं। बस लोग उससे बद्दुआएं कराने लगे कि बद्दुआ करो हमें तरक्की ना मिले, बद्दुआ करो कि बेटी की शादी ना हो, बद्दुआ करो कि बीमार भाई सेहतयाब ना हो। वैसे एक बात है यार, वो किसी बड़े बैनुल अक़वामी गिरोह की आलाकार थी। उसने लड़की को मारने के लिए दोनों आदमियों को 5-5 लाख रुपए दिए थे। अगर वो किसी की आलाकार नहीं थी तो उसके पास इतनी रकम कहाँ से आई? काश हमें चंद रोज पहले मालूम हो जाता तो उससे बहुत सी बातें उगलवाई जा सकती थीं। अगर उसने दोनों आदमियों को 5-5 लाख रुपए देकर लड़की के कत्ल के लिए आमादा किया था तो उनमें से एक ने जुम्मन की अम्मा को कत्ल क्यों किया? यार, अभी तो तुम सही तौर पर उगे भी नहीं हो, लेकिन बातें हमारे डीआईजी की तरह करते हो। वारिस ने मेरे सर पर चपत लगाकर कहा, सीधी सी बात यह है कि वो सिर्फ लड़की को कत्ल करते तो जुम्मन की अम्मा उनके कत्ल की ऐनी शाहिद बन जाती और वक्तन फवक्तन उन्हें धमकियां दे देकर उनसे गैर कानूनी काम कराती रहती। उन्होंने आंखों ही आंखों में फैसला किया होगा कि रुपयों पर कब्जा करो, लड़की को कत्ल करने का सिर्फ बहाना बनाओ और बुढ़िया को सचमुच खत्म कर दो। यही वजह है कि लड़की बच गई और बुढ़िया खत्म हो गई। ये भी तो मुमकिन है कि खुद जुम्मन की अम्मा ने अपने आप को कत्ल कराया हो। तुम्हारा ये बचगाना सवाल तुम्हारी इस्तेदाद के ऐन मुताबिक है। तुम्हारी तरह जुम्मन की अम्मा का कातिल भी यही समझ रहा है कि हमें उसकी बात पर एतबार आ जाए। वो क्या कह रहा है? एक ही रट लगाए हुए है कि जुम्मन की अम्मा ने उसे इसी शर्त पर 5 लाख रुपए दिए थे कि दिल पर वार करके एक ही बार में उसे खत्म कर दे। मैं समझता हूं कि वो झूठ नहीं बोल रहा। क्या तुम किसी ऐसे शख्स का नाम बता सकते हो जिसने अपने आप को कत्ल कराने के लिए कातिल को एक बड़ी रकम की पेशकश की हो? जी हाँ, उसका नाम जुम्मन की अम्मा है। चलो मान लिया कि उसका नाम जुम्मन की अम्मा है, लेकिन उसे क्या पड़ी थी कि अपने आप को कत्ल कराती? पीरनी बनी हुई मजेदार जिंदगी गुजार रही थी। उसे तो यह भी इल्म नहीं था कि आज सुबह नाज़िमाबाद वाले लड़के को कत्ल करने के जुर्म में हम उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। और अगर किसी जरिया से इल्म हो गया था तो उसने कोई जूद असर ख्वाब आवर जहर खाकर खुदकुशी क्यों नहीं की? दुनिया भर के मुजरिम खुद को खत्म करने के लिए जहर इस्तेमाल करते आए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जेब से रकम खर्च करके खुद को कत्ल कराया हो। उसने मुस्कुराकर इस्तफामिया नजरों से मेरी तरफ इस तरह देखा गोया मुझे लाजवाब कर दिया हो। अब बताओ, जुम्मन की अम्मा ने ज़रे कसीर खर्च करके अपने कत्ल का सौदा क्यों किया? क्योंकि वो जुम्मन की अम्मा नहीं थी, नागफनी थी, जो जुम्मन की अम्मा के जिस्म में कैद होकर रह गई थी और कत्ल होकर ही आज़ादी हासिल कर सकती थी। वो ही मुर्गे की एक टांग। तुम अभी तक रूहों के खबत में मुब्तला हो और आप अभी तक इसी खुशफहमी में है कि जुम्मन की अम्मा को कत्ल किया गया है। मैंने हंस कर कहा,
बात शायद और ज्यादा आगे बढ़ती, मगर उसी वक्त कुछ दूसरे अफसरान बूटों से खटखट करते जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। वारिस ने मुझसे कहा, अब तुम जाओ यार, फिर कभी इस मसले पर गुफ्तगू होगी। और अफसरों का इस्तकबाल करने के लिए अटेंशन खड़ा हो गया। मैंने भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और थोड़ा सा चक्कर काटकर दूसरी झोंपड़ियों के सामने से गुजरता हुआ सड़क पर पहुंच गया। अम्मा जी की खफगी का डर ना होता तो घर जाने की बजाय पुलिस स्टेशन और सिविल अस्पताल जाकर दोनों कातिलों को, जुम्मन की अम्मा की लाश को और उस लड़की को जो कत्ल होते होते बच गई थी, जरूर देखता। घर पहुंचा तो पड़ोस की औरतें वहां की सफाई सुथराई में मशगूल थीं। अम्मा जी ने औरतों का लिहाज करके मुझे डांटना मुनासिब नहीं समझा। फिर भी इतना जरूर पूछा, कपड़ों का नाप देने में इतनी देर लगती है? फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर बोली, खाने की मेज और कुर्सियां निकालकर गजल के सहन में रखाओ। मैंने सुबह ही उन लोगों से कह दिया था। राना जिंदा थी तो गजल दिन में हमारे घर के कई कई फेरे लगाती। पठान बाप की सुर्खो सफेद बेटी थी, गालों से हर वक्त खून टपकता महसूस होता। तिरछे हुए सुनहरे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं। मुझे खूब अच्छी तरह याद था कि एक बार भाईजान के दोस्त नवाज ने, जिसका शुमार इलाके के नेक और शरीफ तरीन लोगों में होता था, गजल को देखकर बड़ी हसरत से कहा था, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। फिर मुझे अपनी पुश्त पर खड़ा देखकर इस तरह सहम गया जैसे उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो। जिस तरह राना मुझे भाईजी और भाईजान को भाईजान कहा करती थी, उसी तरह गजल भी हम दोनों भाइयों को भाईजी और भाईजान कहकर मुखातिब करती थी। हम भी उसे अपनी छोटी बहन ही तस्वुर किया करते। उस रोज जब अम्मा जी के कहने पर उसके सेन में मेज और कुर्सियां डालने गया तो राना की मौत के बाद पहली बार उसे देखकर बहुत ही गंदा सा ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने सोचा कि नागफनी की भटकती हुई रूह मेरे पास आई और हमेशा की तरह इस मर्तबा भी उसने मुझसे खूबसूरत जिस्म की दरख्वास्त की तो मैं उसे गजल को दिखा दूंगा। वो लाजमी तौर पर गजल को पसंद करेगी। नन्ही सी गजल को कमरे में बुलाना और तकिए की मदद से उसकी सांस रोकना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। भाई जी, गजल ने मेरे ख्यालात के ताने बाने को तोड़ दिया। वो पानी के टैंक के पास खड़ी थी और उस खुशगवार मगरबी हवा के बायस जो कराची में मुसलसल चलती रहती है, उसके सुनहरे बाल आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। मुझे सारे मजमून अच्छे लगते हैं पर ज्योमेट्री समझ नहीं आती। मिस शकीला उल्टी सीधी लकीरें बोर्ड पर बनाकर ना जाने क्या क्या कहती रहती हैं। तीसरी जमात में तो ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई जाती। मैं तीसरी में कब हूँ, चौथी में आ गई हूँ। मेरे दिल पर चोट सी लगी। राना तीसरी में थी, गजल उसके साथ पढ़ती थी। मैं खुद 8वीं जमात में प्रमोशन हासिल करके 9वीं में आ गया था। एक तवील जमाना था जो गुजर गया, मगर मैं अभी तक यही समझ रहा था गोया चंद रोज पहले ही राना हमें छोड़कर गई है। हाँ, मैंने कहा, चौथी जमात में ज्योमेट्री को मुतारिफ करा देते हैं लेकिन कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं पढ़ाते जो समझ में ना आए। खत्ते मुस्तकीम, खत्ते मुनहनी, दायरा, मुरब्बा, मुस्ततील, जाविया, बस यही या इस जैसी 2-4 चीजें समझा देती हैं और यही चीजें मेरी समझ नहीं आती। वो हंसती हुई बोली, याद ही नहीं रहता कि जाविया कैसे बनाते हैं और दायरा कैसे बनाते हैं। ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम और ऐसी मुश्किल मुश्किल तस्वीरें हैं। मैंने कुर्सियों को दीवार से लगाते हुए कहा, नहीं, कुछ ऐसे भी मुश्किल नहीं है। असल मुश्किल तो बड़ी जमातों में आती है। थ्योरीज याद करना होती हैं, प्रॉब्लम्स हल करना पड़ती हैं। आपको सब कुछ याद है? हाँ, मैंने फखरिया अंदाज में कहा। ज्योमेट्री तो मेरा पसंदीदा मजमून है। अल्लाह भाई जी, वो बालों को झटक कर लजाजत आमेज लहजे में बोली, आप मुझे ज्योमेट्री पढ़ा देंगे ना? मेरा दिल चाहा कि चीख मारकर रो पड़ूं, मगर रोया नहीं। मैं कितना जलील और कमीना इंसान था, कितने रकीक और गंदे ख्यालात थे मेरे। इस मासूम और भोली भाली लड़की के बारे में जो कुछ सोचा था, क्या राना जिंदा होती तो सोच सकता था। वो राना नहीं थी लेकिन राना से जुदा भी नहीं थी। बहन की सहेली भी तो बहन ही होती है। राना इस बात को किस तरह गवारा कर सकती थी कि उसकी सबसे अजीज सहेली के जिस्म का एक झूठी मक्कार और फरेबी रूह से सौदा किया जाए। कल शाम से आ जाना, मैंने हंसने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। इंशाल्लाह चंद दिनों में सब कुछ याद करा दूंगा। शुक्रिया भाई जी, उसने कहा, आप कितने अच्छे हैं। मैं दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कहता और सलावातें सुनाता हुआ वापस अपने कमरे में पहुंचा। पलंग से नीचे दोनों टांगे लटकाए तकिए पर सर रखे रक्षी लेटी थी और टांगों को झूला झुलाती हुई छत की तरफ देख रही थी। मैंने गुस्से से कुर्सी खींची और पैर पटकता हुआ बैठ गया। वो इसी तरह लेटी रही। टांगे और तेजी से झूला झूलने लगी। होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रक्षी, फरमाइए, उसने कहा। नजरें छत ही पर जमी रहीं। तुमने तो कहा था हमारे यहाँ नहीं आओगी।
हाँ कहा तो था, बेनियाज आना जवाब मिला। फिर क्यों आ गई? तुमने बुलाया तो मैं कच्चे धागे में बंधी खिंची चली आई। मैंने तो तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, ऊपरी दिल से। वो हंसती हुई उठ बैठी। वरना दिल से तो तुम यही चाहते थे कि मैं आ जाऊं। नहीं रक्षी नहीं, मैं हरगिज नहीं चाहता था कि तुम आओ। यहाँ आकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुमकिन हो सके तो अभी और इसी वक्त अपने घर वापस चली जाओ। ड्राइवर मुझे छोड़कर जा चुका है। मैंने उसे कहा था कि शाम के वक्त आकर ले जाए, मगर अम्मा जी ने कहा नहीं रक्षी, रात को यहीं रहेगी, कल सुबह को ले जाना। उसने सारे दांत बाहर निकाल दिए। वो हंसती थी तो बहुत प्यारी मालूम होती थी, मगर उस वक्त जहर लगी। अब तो मैं सारी रात तुम्हारे सीने पर मूंग दलती रहूंगी। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है रक्षी। इस घर में मुझे कोई खतरा नहीं। वो बोली, अगर हुआ भी तो तुम किस लिए हो? जान पर खेलकर बचा लोगे। क्यों, क्या मैं झूठ कह रही हूं? मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। मत बचाना, उसने मुंह चिढ़ाकर कहा। मुझे बचाने के लिए अम्मा जी काफी हैं। तुम्हें मालूम है वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। कह रही थी, छोड़ो, क्या करोगे सुनकर? क्या कह रही थी? प्राइवेट बात है, सुनोगे तो जल भुनकर कबाब हो जाओगे। अम्मा जी क्या कह रही थी? मैंने दोबारा पूछा। उसने मेरा तजस्सुस बढ़ा दिया। पहले वादा करो किसी और को नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा बाबा, किसी को नहीं बताऊंगा। तो कलेजा थाम कर सुनो। कह रही थी, रक्षी तुम मुझे इतनी प्यारी लगती हो कि दिल चाहता है। दिल चाहता है? आगे बताओ। उन्होंने 2 बार दिल चाहता है कहा था। उसके बाद क्या कहा था? फिर मेरे माथे को चूम लिया था। फिर तीसरी बार दिल चाहता है कहकर जुमला मुकम्मल कर दिया था। मुकम्मल जुमला क्या था? बेटी, उसने अम्मा जी के लहजे की नकल उतारते हुए कहा, दिल चाहता है कल की आती तू आज ही हमारे घर की बहू बनकर आ जाए। अच्छा, मेरी आंखें फैल गईं। तुमने क्या जवाब दिया? लड़कियां ऐसी बातों का जवाब नहीं दिया करती, उसने झूमते हुए कहा, शर्मा जाती हैं। सो मैं भी शर्मा गई और अम्मा जी को हंसता छोड़कर तुम्हारे कमरे में भाग गई। रक्षी, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। एक बार फिर मुझे नागफनी याद आ गई, जो फिजाओं में मंडलाने और रक्षी का जिस्म हासिल करने के लिए आजाद हो चुकी थी। उसने झोंपड़ी वाली लड़की और खुद को कत्ल कराने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए थे। ये अलग मसला था कि उसके पास 10 लाख रुपए कहां से आए। इस वक्त का असल मसला रक्षी थी। अगर उसे रक्षी का जिस्म पसंद था और वो उसे अपनाए बगैर नहीं रह सकती थी, तो किसी को भी 10-15 बल्कि 20-25 लाख रुपए देकर रक्षी के मुर्दा जिस्म को हासिल कर सकती थी। दूसरे लोग मेरी तरह अहमक नहीं थे। दुनिया किराए के कातिलों से भरी पड़ी थी। सदमा हो रहा है, उसने हंसते हुए पूछा। तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि मैं खुशी से नाच नाच कर बेहोश हो जाऊं तब भी कम है। मगर रक्षी, जब ये तसव्वुर करता हूं कि तुम खतरात में घिरी हुई हो तो सारी खुशी मिट्टी में मिल जाती है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं संजीदा हूं। उसने हंसना बंद कर दिया। पलंग से उठकर मेरे पास पड़ी हुई एक कुर्सी पर आ बैठी और धीमी आवाज में बोली, ये सही है कि कुछ मजदूरों ने अब्बू को धमकी दी थी कि उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो मुझे उठा ले जाएंगे। अखबारात में उनकी धमकी ना छपती तो किसी को कानो कान पता ना चलता। मैं जानती हूं कि तुम मजदूरों की धमकी की वजह से परेशान हो, इसलिए तुमने मुझे अपने घर आने के लिए मना किया। अब दूसरी खबर जो अखबारों में नहीं छपी, मुझसे सुनकर खुश हो जाओ कि अफसराने बाला ने मजदूरों के बेशतर मुतालबात मान लिए हैं। बाकी मुतालबात के सिलसिले में गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। जिन मजदूरों ने मुझे उठाने की धमकी दी थी वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिन्हें मचल के लेकर छोड़ा गया है। अब क्यों मुंह सुजाए बैठे हो? मैंने तुम्हें इतनी मजे मजे की खबरें सुनाई हैं, अब तो खुशी से नाच कर बेहोश हो जाओ। मैंने सोचा उसे नागफनी के बारे में बताऊं या ना बताऊं, फिर ये ख्याल करके कि लड़कियां कमजोर दिल और रकीकुल कल्ब होती हैं। नागफनी के मजमूम इरादों से वाकिफ होकर रक्षी की अच्छी भली जिंदगी अजीरन हो जाएगी। इरादा बदल दिया और मुस्कुराने लगा। नाचोगे नहीं? रक्षी ने पूछा। तन्हाई में नाचूंगा, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे सामने नाच कर नक्कू बनना नहीं चाहता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो मुंह बनाकर बोली। फिर उसने मेज पर रखी हुई जखीम जिल्दों का जायजा लेना शुरू कर दिया और किताबों को उलट पलट करते हुए बोली, पीएचडी की तैयारी कर रहे हो? ये किताबें तो बस यूं ही रखी हैं, एक दोस्त कराची से बाहर जाते हुए तोहफे के तौर पर दे गया है। मैं नहीं मानती, तुम सदा के उल्टी खोपड़ी के हो, पढ़ाई भी उल्टी कर रहे हो। पहले पीएचडी करोगे, फिर एमए, फिर बीए, फिर एफए और सबसे आखिर में मैट्रिक। चलो तुम कहती हो तो ऐसा ही कर लूंगा, मगर ये तो बताओ मुझे डिग्री कौन देगा? थीसिस तैयार करके मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें डिग्री दे दूंगी। अरे नदीम, अचानक उसने एक किताब की वर्क गर्दानी करते करते रुककर हैरत से कहा, यह कैसी इंग्लिश है? पीएचडी वाली, मैंने कहा। किताब मेज पर रख दो, तुम इसकी इंग्लिश नहीं समझ सकोगी।
अल्लाह, वो तकरीबन चीख पड़ी। ये तो साफ उर्दू है, इंग्लिश में लिखी हुई उर्दू। ठहरो, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। फिर उसने बाकायदा किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। ये तासव्वुर गलत है कि हर मरने वाले की रूह किसी रोक टोक के बगैर दुनिया में आ जा सकती है। मैंने उसके हाथ से किताब छीन ली। रक्षी दुरुस्त कह रही थी। किताब आसान उर्दू में थी, रस्मुल खत इंग्लिश था। इसे रोमन कहते हैं। मैंने उस किताब को रखकर बाकी किताबों को देखते हुए कहा, अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में इसे मुतारिफ कराया था, ख़ास तौर पर उन फौजियों के लिए जो मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखते थे। अगरचे वो उर्दू बोल और समझ लेते थे, लेकिन हर सूबे का रस्मुल ख़त एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसलिए अरे रे रे रे, रक्षी खिलखिलाते हुए बोली, अपनी इल्मियत और काबिलियत का इतना रोब मत जमाओ कि मैं मरूब होकर भाग जाऊं। इंग्लिश की दूसरी किताबें इंग्लिश ही में थीं। मैंने रोमन की किताब अपने मुतालिया के लिए एक तरफ रख दी और रक्षी के हसीन चेहरे पर नजरें गाड़ कर बोला, अब जरा वैसे ही शर्मा कर दिखाओ जैसे अम्मा जी के सामने उस वक्त शर्माई थी जब उन्होंने तुम्हें अपनी बहू बनाने की तमन्ना का इजहार किया। उसका चेहरा तमतमा उठा, शर्माते शर्माते रह गई, तड़प कर बोली, पहले तुम नाच नाच कर बेहोश होकर दिखाओ। मैं बेहोश हो जाऊंगा तो तुम्हें शर्माते हुए कैसे देखूंगा? परवाह मत करो, जो ही होश में आओगे मैं शर्माना शुरू कर दूंगी। हमने एक साथ जिंदगी और मुसर्रत से भरपूर कह कहा लगाया। फिर अगले ही लम्हे खामोश हो गए। करीबी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। रक्षी ने दुपट्टे से सर ढक लिया। शैतान की खाला, मैंने उसकी तरफ घोंसा तान कर कहा, तुमने अपनी बातों का जादू जगाकर मुझे यही भुला दिया कि आज जुमा है। तुम्हारी कौम शुरू ही से हमें जन्नत से निकलवाती आई है। अजान के एहतराम में उसने कोई जवाब नहीं दिया, दांत पीस कर रह गई। मैंने हैंगर पर लटके हुए कपड़े उतारे और बाथरूम की तरफ भाग खड़ा हुआ। नहा धोकर जिस वक्त मस्जिद में पहुंचा, इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हो चुके थे। खुतबे के बाद नमाज हुई और नमाज के बाद दुआएं मांगी गईं। मेरी एक ही दुआ थी, या अल्लाह, रक्षी की हिफाजत फरमा, रक्षी को नागफनी से बचा, रक्षी को हर किस्म की बला और वबा से महफूज रख, आमीन आमीन। मस्जिद आते जाते हुए झोंपड़ियों के करीब से होकर गुजरना पड़ता था। जाते वक्त नमाज में कम वक्त रह जाने के बायस उधर ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका। उचड़ती हुई नजर डालकर मस्जिद में चला गया। झोंपड़ियों के सामने खड़ी हुई पुलिस की गाड़ियां जा चुकी थीं। ताहम उनमें रहने वाले लोग छोटी छोटी टोलियां बनाए फुटपाथ पर बैठे हुक्कों और बेड़ियों से दिल बहला रहे थे। 8वीं जमात में हमारी दीनियात की मिस ने कहा था कि जो मर्द और लड़के नमाज जुमा को तर्क करते हैं वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि जो लोग मुसलसल 3 जुमों को छोड़ते हैं उनका नाम गुमराहों के रजिस्टर में तहरीर कर लिया जाता है। मैंने जब से ये बात सुनी थी एक बार भी जुमा की नमाज नहीं छोड़ी। चुनाचे फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों से वहां के हालात दरियाफ्त करने की ख्वाहिश के बावजूद रुकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन दिल उधर ही लगा हुआ था। सुन्नत और नवाफिल से फारिग होते ही सीधा वहीं पहुंचा। फुटपाथ पर बैठे हुए लोग गायब हो चुके थे। घूमकर जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी पर गया। वहां लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। मालूम हुआ कि कुछ ही देर कबल सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस जुम्मन की अम्मा की लाश को छोड़कर गई है। उसके कफन दफन की तैयारियां की जा रही हैं। इस मर्तबा झोंपड़ी वालों ने चंदा करने की कोशिश नहीं की। सारा इंतजाम पुलिस की निगरानी में, जिसने झोंपड़ी को अपनी तहवील में ले रखा था, किया जा रहा था। एक पुलिस कांस्टेबल ने, जो मुझे वारिस से गुफ्तगू करते देख चुका था, मेरे तजस्सुस और तशवीश को देखकर और मुझे वारिस का करीबी अजीज समझकर सरगोशी में बताया कि जुम्मन की अम्मा कोई मामूली औरत नहीं थी, किसी गैर मुल्की दुश्मन के एजेंट की हैसियत से काम कर रही थी। झोंपड़ी से लाखों की तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई थी और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि मटकों और घड़ों के पीछे से जदीद तरीन छोटा सा लेकिन बेहद ताकतवर वायरलेस सेट मिला था। इसका मतलब यह था कि पुलिस अफसर वारिस का गुमान दुरुस्त साबित हुआ। वो शुरू ही से कहता आया था कि जुम्मन की अम्मा किसी खतरनाक गिरोह की आलाकार है, लेकिन मुझ पर जो गुजरी थी और जिस तरह जुम्मन की अम्मा ने मुझे देखते ही खुशी का इजहार करते हुए अपनी बातों से जाहिर किया था कि अब वो जुम्मन की अम्मा नहीं बल्कि नागफनी है, उससे भी रूह गर्दानी नहीं की जा सकती थी। अगर वो किसी दुश्मन की एजेंट थी तो वनीम कहते कहते मुझे नदीम और अपना महबूब क्यों कहने लगी थी? रातों रात उसकी जुबान क्यों नीली पड़ गई? झोंपड़ी में रहने वालों को क्यों भूल गई और सिर्फ मुझे क्यों याद रखा? टूटी फूटी उर्दू बोलने की बजाय साफ और शस्ता उर्दू किस तरह बोलने लगी? क्या गैर मुल्की दुश्मनों ने अपने इंसान एजेंटों की कारकर्दगी से मायूस होकर रूहों की मदद हासिल करना शुरू कर दी थी? उस लड़की का क्या हाल है जिसकी तकिए से सांस रोकने की कोशिश की गई थी? मैंने कांस्टेबल से पूछा।
वो तो बिल्कुल भली चंगी है। अस्पताल वालों ने 15-20 मिनट के बाद ही उसे छुट्टी दे दी थी। गोया वो अपनी झोंपड़ी में वापस आ चुकी है। नहीं, उसने झोंपड़ी में आने से इनकार कर दिया, कांस्टेबल ने कहा। अल्लाहदाद बता रहा था। अल्लाहदाद मेरे कांस्टेबल दोस्त का नाम है। एम्बुलेंस में लड़की के साथ उसी को अस्पताल भेजा गया था। वो बता रहा था कि लड़की किसी तरह भी झोंपड़ी में आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है जहां के लोग मेरी जान के दुश्मन हो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। लड़की के माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप ही नहीं उसका पूरा कुंबा इन्हीं झोंपड़ियों में रहता है। लड़की का कहना है कि उसके माँ बाप ने बेदारे से उसकी बात पक्की करने के 10,000 रुपए लिए थे। बेदारा उस आदमी का नाम है जो लड़की को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। कहती है झोंपड़ी में जाऊंगी तो उसका बाप उसे दोबारा किसी और के हाथ फरोख्त कर देगा। दरअसल शुरफा के घरों में आने जाने के बायस उसे इस बात का एहसास हो गया है कि लड़कियां भेड़ बकरियां नहीं होती। अभी तक अस्पताल में है? मैंने पूछा। मेरे ख्याल में तो वही है, वो बोला। सुबह से यहाँ ड्यूटी लगी है, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। लड़की के वालिदैन और कुछ दूसरे अजीज उसे लेने गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। शायद वो अभी तक अपनी जिद पर अड़ी है। तरियाहट ऐसी ही होती है। तरियाहट नहीं जानते? कांस्टेबल हंसने लगा। 2-4 साल में जब कुछ और बड़े हो जाओगे तो जान जाओगे। तरियाहट औरतों की जिद को कहते हैं। कोई औरत कोई जिद बांध ले तो चाहे उसकी बोटी बोटी क्यों ना कर दी जाए, जब तक उसकी जिद पूरी ना हो वो किसी की बात नहीं सुनती। मैं झोंपड़ियों के दरमियान गंदी गली से होता हुआ सड़क की तरफ बढ़ा। एक जगह औरतें और लड़कियां खड़ी बातें कर रही थीं। 2 नंग धड़ंग छोटे बच्चे गलीज कीचड़ में बैठे घरौंदे बना रहे थे। मैंने फूल की अम्मा से पहले ही कहा था कि हाथ पीले कर दो वरना लौंडिया हाथ से निकल जाएगी, एक औरत कह रही थी। यहाँ तो उसका दीदा ही नहीं लगता था। मस्जिद के पिछवाड़े शेख जी की लड़कियों से दोस्ती थी। उन्हीं के दिए हुए कपड़े पहनती थी और उन्हीं की तरह सुरमा मस्ती किया करती थी। मेरे कदम हल्के हो गए। दूसरी औरत नाक पर उंगली रखकर बोली। यहाँ आने से इनकार करके उसने माँ बाप की नाक बीच बाजार में कटवा दी। कमबख्त ने यह भी नहीं सोचा कि माँ बाप ने पैदा किया और पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हें इतना भी हक नहीं पहुंचता कि पालने पोसने पर जो खर्च किया उसके बदले में कुछ रकम वसूल कर लें। शेख जी की लड़कियों ने भड़काया होगा, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं। अम्मा, एक लड़की ने कहा। अल्लाह मियाँ की कसम सच कहती हूँ, झूठ बोलूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। मैंने फूल को स्कूटर पर बैठे देखा था। शेख जी का लड़का उसे छोड़ने आया था। हाथ से तो वो उसी रोज निकल गई थी जब उसने शेख जी के बंगले पर आना जाना शुरू किया। अंधे हो गए थे उसके माँ बाप। 12 साल की जवान लड़की को हर जगह आने जाने की इजाजत दे रखी थी। मैं तो कहती हूँ बेदारे ने उसकी कोई खराब हरकत देख ली होगी, जब भी तो वो उस जन्म जली को ठिकाने लगाए दे रहा था। आखिर को वो उसकी इज्जत थी। उसने फूल के लिए झोली भर नोट दिए थे, फिर भी वो कमीनी बच गई। पहली औरत ने कहा, अच्छा ही है यहाँ ना आए, जहाँ सींग समाए चली जाए। यहाँ आएगी तो हमारी लड़कियों को गंदा करेगी। अम्मा, लड़की बोली। फूल कहती थी, मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाऊंगी। हाय मैं मर गई। ब्याह से पहले ही बच्चों की बातें करने लगी थी। बेदारे को उसके करतूत तो जरूर मालूम हो गए होंगे। तौबा है मेरी, क़यामत की निशानियां हैं सब। मैं उनके करीब से कीचड़ से बचता हुआ आगे बढ़ गया। वो अपनी बातों में इतनी महव थी कि उनमें से किसी ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने दिया भी होगा तो मुझे काबिले एतना नहीं समझा। मेरी मालूमात में अलबत्ता काबिले कदर इजाफा हुआ। जिस लड़की को उसके होने वाले शख्स बेदारे ने मारने की कोशिश की थी उसका नाम फूल था। वो झोंपड़ियों में रहती थी और महलों के ख्वाब देखती थी। उम्र 12 साल थी। हमारे यहाँ इस उम्र की लड़कियों को लड़कियां नहीं बच्चियां कहा जाता है। ये दूसरी बात है कि टीवी और वीसीआर की बरकत के बायस आज की बच्चियां वो सारी बातें जानती थीं जो कल की औरतें कई बच्चों की माँ बनने के बाद भी नहीं जान पाती थीं। किसी और का क्या कहना, हमारे यहाँ तो ना रेडियो था ना टीवी, फिर भी खुद मेरा अपना क्या हाल था। पुलिस अफसर वारिस ने कहा था, यार अभी तो तुम ठीक तरह से उगे भी नहीं हो। इसके बावजूद रक्षी से इश्क फरमा रहा था और रक्षी वो पाबंदी से टीवी और वीसीआर देखती थी और बदनाम मुसन्निफों की कहानियां पढ़ती थी। इसलिए मुझसे भी 2 हाथ आगे थी। मैं डाल था तो वो पात थी। दुनिया ने साइंस और कंप्यूटर ही के मैदान में तरक्की नहीं की थी, जिनसियात की बुलंदियों को भी छू लिया था। मेरा ख्याल था कि छोटे मामू का नाप लेने जो औरतें आएंगी उनके पास दर्जियों वाला फीता होगा। एक उनका नाप लेगी, दूसरी नोटबुक पर तहरीर करती जाएगी। लेकिन पहले खाना पीना हुआ, फिर गपशप हुई, कह लगाए गए। फिर अम्मा जी ने आने वाली खवातीन को छोटे मामू के सिले सिलाए कपड़े हवाले कर दिए कि इस नाप के कपड़े सिलवा लेना। बातों बातों में शाम की चाय का वक्त हो गया, इसलिए अम्मा जी ने रक्षी से चाय बनाने के लिए कहा और मुझे एक तरफ ले जाकर 50 रुपए का नोट थमाते हुए कहा, भाग कर 1 किलो गुलाब जामुने, 1 दर्जन समोसे और 1 पाव नमक पारे ले आओ।
खाने के बर्तन लगाने और उठाने का काम रक्षी ने किया था, जबकि खाना अम्मा जी ने सुबह ही को तैयार करके रख लिया। लेकिन चाय बनाने, चाय के बर्तन लगाने और उठाने का सारा काम रक्षी को अंजाम देना पड़ा। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। मेहमान औरतों ने रक्षी के सुगड़पने की दाद दी तो अम्मा जी ने धीमी आवाज में कहा, रक्षी को देखती हूं तो यूं लगता है जैसे मेरी राना बड़ी होकर आ गई है। अल्लाह इसे सलामत और हमेशा खुश रखे। कोई भी मौका हो हम राना को कभी नहीं भूलते थे। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में उसकी याद आ ही जाती थी। दूसरे घर की हो जाने के बावजूद वो हर वक्त हमारे साथ रहती थी। अम्मा जी 2 जुमले कहकर खामोश हो गई, मगर मेरे दिल पर क़यामत सी टूट गई। शुक्र है उसी वक्त भाईजान किताबें दबाए नवाज के घर से आ गए। उन्हें देखकर कदरे पस मुर्दगी दूर हुई। इधर आओ वसीम, अम्मा जी ने उन्हें कमरे की जानिब जाते देखकर आवाज दी। भाईजान अपने कमरे में जाते जाते रुक गए। खवातीन को देखकर कुछ झिझके, फिर माथे पर हाथ रखकर बोले, आदाब। मुझे हंसी आने लगी। आजकल तो लड़कियां भी ऐसे नहीं शर्माती होंगी जिस तरह भाईजान शर्माया करते थे। अम्मा जी ने कहा, कुछ देर यहाँ आकर बैठो, ये सब तुम्हारे छोटे मामू की ससुराल से आई हैं। फिर खवातीन से मुखातिब होकर बोली, हर वक्त पढ़ता रहता है, इंटर में A1 लाने की कोशिश कर रहा है। बचपन से डॉक्टर बनने की तमन्ना है। छोटा सा था तब भी डॉक्टर खेला करता था। एक खातून ने कहा, माशाअल्लाह। दूसरी बोली, अल्लाह ने चाहा तो तुम लोगों की तमन्ना जरूर पूरी होगी। भाईजान सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गए। रक्षी बेटा, अम्मा जी ने आवाज दी, 1 कप चाय और दे जाओ। अभी लाई अम्मा जी। बावर्ची खाने से रक्षी की आवाज आई। मैंने उठते हुए कहा, मैं ले आता हूँ। रक्षी लेफ्ट राइट करते करते थक गई होगी। अम्मा जी ने घूर कर मेरी तरफ देखा, बैठ जाओ। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिस पर नाराज हुआ जाता, मगर शायद अम्मा जी को ये बात पसंद नहीं थी कि मैं मेहमानों की मौजूदगी में रक्षी के पास जाता। रक्षी ने चाय की प्याली लाकर भाईजान के सामने रख दी। भाईजान सर झुकाए बैठे रहे। पहचाना, ये कौन है? अम्मा जी ने भाईजान से पूछा। अम्मा जी भी कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लगती थी। रक्षी के नाम का वजीफा जपे जा रही थी, फिर भी भाईजान से उसका नाम बूझने के लिए कह रही थी। भाईजान ने नजरें ऊपर उठाई, मुस्कुराए, असबात में सर हिलाया और दोबारा चाय की तरफ मुतवज्जा हो गए। मुझे तो ये हजरत कभी भूल ही नहीं सकते, रक्षी ने हंसते हुए कहा। जब मैं 6ठी जमात में पढ़ती थी तो वसीम भाई मैट्रिक में थे। मैंने कच्चे आम की गुठली इतने जोर से मारी थी कि आंख निकलते निकलते बची थी। भाईजान फिर मुस्कुराने लगे, बोले, कुछ नहीं। नजरें भी ऊपर नहीं उठाई। मैंने पूछा, जानबूझकर गुठली मारी थी? जानबूझकर मारती तो आंख सलामत रह सकती थी, रक्षी बोली। मैं तो गेट पर बैठे हुए चौकीदार के पगड़ का निशाना ले रही थी कि वसीम भाई अचानक ना जाने किस तरह वहां पहुंच गए। 2-3 दिन तक आंख के ऊपर घुम्मड़ पड़ा रहा था। क्यों वसीम भाई? भाईजान ने कोई जवाब देने की बजाय एक हाथ में चाय की प्याली उठाई, दूसरे में किताबें संभाली और घबराए हुए अंदाज में अपने कमरे की तरफ चल दिए। वसीम भाई तो नाराज हो गए, रक्षी ने मुंह लटका कर कहा। नहीं तो। भाईजान रुक गए, फिर बड़ी बेचारगी से बोले, मुझे पढ़ना है, प्लीज जाइए जाइए। भाईजान अपने कमरे में चले गए। अम्मा जी ने फखरी अंदाज में खवातीन की तरफ देखा। बस इसे तो एक ही धुन है कि किसी तरह A ग्रेड आ जाए और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। खाना पीना हराम कर रखा है, छोटा सा मुंह निकल आया है बेचारे का। रक्षी ने मुस्कुराकर मायनेखेज अंदाज में मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे कह रही हो कि अच्छा खासा तो मुंह है। भाईजान अपने कमरे में पहुंचकर बैठने भी ना पाए होंगे कि छोटे मामू आ गए। आते ही उन्होंने पहले तो खवातीन से माजरत चाही, फिर देर में आने की वजह बताई कि उन्हें एक दोस्त के जनाजे में जाना पड़ गया था। उसे दफनाकर सीधे चले आ रहे हैं। अम्मा जी ने रक्षी से कहा, 1 चाय और ले आओ। रक्षी, अभी लाई। रक्षी चुटकी बजाकर बावर्ची खाने की तरफ दौड़ गई। छोटे मामू अपनी ससुराल की खवातीन से मुखातिब होकर बोले, आपने चाय पी ली? चाय ही नहीं पी, खाना भी खा लिया है, एक खातून ने जवाब दिया। पुलाव तो इतना मजे का था कि अभी तक उसका जायका महसूस हो रहा है। खुदा जाने कराची वालों को बिरयानी क्यों अजीज है। जहां जाओ वहां बिरयानी ही खिलाई जाती है। महीनों बाद पुलाव नसीब हुआ और वो भी शामी कबाबों के साथ, तो मजा तो आना ही था, दूसरी खातून बोली। तीसरी खातून ने कहा, मैंने वो किताब पढ़ी है जिसमें 9 मुस्लिमों ने अपने अपने ईमान लाने की वजह बयान की है। उसमें इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक 9 मुस्लिम दोस्त ने लिखा है कि कोई माने या ना माने, मगर मैं तो पुलाव खाकर मुसलमान हुआ हूँ। उन्होंने इतनी सादगी से बात की थी कि सब बेख्तियार हंसने लगे। इसी असना में रक्षी चाय लेकर आ गई। शुक्रिया, छोटे मामू ने कप लेते हुए कहा। पहचाना इसे? अम्मा जी ने छोटे मामू से रक्षी के बारे में दरियाफ्त किया। ये लड़की कौन है? छोटे मामू ने रक्षी को सर से पांव तक देखा। वो उनके सामने खड़ी मुस्कुराती और दुपट्टे के पल्लू को मरोड़ती रही।
छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें देखा था, छोटे मामू ने रक्षी से कहा। तुम गजल हो ना? सबने फलक शगाफ कह कहा लगाया। गजल तो अब भी छोटी है, रक्षी ने मासूमियत से जवाब दिया। मैं तो मुसद्दस हाली हूँ। क्या? छोटे मामू ने हैरत से कहा। मुसद्दस हाली? फिर खुद भी दूसरों के साथ हंसने में शरीक हो गए। ये रक्षी है, अम्मा जी ने कहा। इंजीनियर मुइनुद्दीन जुबैरी की बेटी, वही मुइनुद्दीन जुबैरी जो फनकारों के साथ शामें मनाने में अपना सानी नहीं रखते। रक्षी ने इस बात में सर हिलाते हुए मगमूम लहजा बनाकर कहा। अब तो अब्बू ने दोपहरें भी बनाना शुरू कर दी हैं। उसी वक्त खांसते खंखारते हुए अब्बा जी पहुंच गए। जब से कमर तोड़ महंगाई का आगाज हुआ था, उन्होंने जुमा की नमाज के बाद भी दुकान खोलना शुरू कर दी थी। ताहम मगरिब से कुछ देर पहले दुकान बंद करके घर पहुंच जाते। ये रियायत सिर्फ जुमा के साथ थी, बाकी दिनों में कभी 9 बजे रात से पहले दुकान बंद नहीं होती थी। देखो, ये तुम्हें पहचानती हैं या नहीं? अम्मी ने रक्षी से कहा। तुम एक कप चाय और ले आओ। मेरे लिए ये मजाक नाकाबिले बर्दाश्त था। रक्षी न हुई, डेकोरेशन पीस हो गई। जो आ रहा था उसे रक्षी को दिखाया जा रहा था, और वह बेवकूफ़ भी नाक भूं चढ़ाए बगैर अम्मा जी के आमियाना से मजाक में बराबर की शरीक बनी हुई थी। मैंने कहा, मैं ज़रा बाहर तक जा रहा हूँ, अभी 10 मिनट में आ जाऊँगा। बाहर बैठकर मत रह जाना, अम्मा जी ने कहा। मेहमानों के लिए रक्षा टैक्सी तुम्हें ही लेकर आना है। शायद वो डर रही थी कि मेहमान खवातीन रात के खाने के लिए ना रुक जाएं। धूप जर्द पड़ चुकी थी। मैदान की जानिब से तेज सरसराहटों की आवाजें आ रही थीं। घर से तो यही सोचकर निकला था कि कुछ देर मैदान में जाकर बैठूंगा, लेकिन सरसराहटें सुनकर उधर जाने का इरादा तब्दील कर दिया। सामने वाली सड़क पर चला गया और टहलता हुआ चौरंगी की जानिब कदम उठाने लगा। चौरंगी पर बस खड़ी थी। मैंने जेब पर हाथ मारा। जेब में वो रकम मौजूद थी जो अम्मा जी के दिए हुए 50 रुपए के नोट से बाकी बची थी। मैं दौड़कर रेंगती हुई बस पर सवार हो गया। उस फूल को देखने की ख्वाहिश जो कत्ल होते होते रह गई थी, अम्मा जी की हदायत पर गालिब आ गई। मेरे अलावा घर पर और लोग भी थे जो मेहमानों के लिए रिक्शा टैक्सी ला सकते थे। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मुझे औरतों के वार्ड की तरफ जाने से रोका जाता। बड़ी आसानी से वहां पहुंच गया और दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर का जायजा लेने लगा। मैंने पहले कभी फूल को नहीं देखा था। एक मोहूम सी उम्मीद थी कि जिस बिस्तर पर अस्पताल के अमले का हजूम होगा, फूल उसी पर लेटी या बैठी होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ एक नर्स थी जो सफेद लिबास में मलबूस एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर आ जा रही थी, और एक जमादारनी जो मरीज औरतों के थूक और बलगम के डब्बे उठा उठाकर दूसरे दरवाजे से बाहर पहुंचा रही थी। अचानक कोने के एक बिस्तर से आवाज आई, ए लड़के इधर आओ। नर्स और जमादारनी दोनों ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर मुझे रोका नहीं। एक स्याही माइल सांवले रंग की लड़की तकिए की टेक लगाए बैठी थी और इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैं उसके बिस्तर के करीब पहुंचा तो उसने बेनियाजी से पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, तुम्हारा नाम फूल है। हाँ, मैं फूल हूं, मगर तुम कौन हो? मैंने गौर से उसके सरापा का जायजा लिया। गट्ठा हुआ जिस्म था, लिबास मामूली नहीं था। झोंपड़ियों की औरतों ने जिन शेख जी की लड़कियों की बात की थी, शायद वो उन्हीं के कपड़े पहने हुए थी। झोंपड़ियों के सामने सड़क पार करके मैदान पड़ता है। मैदान पार करने के बाद बाएं जानिब मकानों की जो कितार सी आती है, मैं वहीं के एक मकान पर रहता हूँ। मैंने कहा, आज सुबह मैंने सुना था कि किसी ने तुम्हें बड़े जालिमाना तरीके पर ख़त्म करने की कोशिश की। बस उसी वक्त से मेरा दिल तुम्हारे पास आने को चाह रहा था। अब कैसी हो? ठीक हूँ, गर्दन और फेफड़ों में अभी तक दर्द हो रहा है। उसने बड़ी बेहूदगी के साथ अंगड़ाई ली। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे घर आती जाती रही हूँ, बैठ जाओ। नहीं, मेरे घर तुम कभी नहीं आई, मैंने पलंग की पाइंती पर बैठते हुए कहा। पानी की बाल्टी भरने आती थी, तुम स्कूल में होते थे। तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छी हैं, कभी कभी वो मुझे बासी टुकड़े भी दिया करती थीं। एक बार मैंने तुम्हारे घर के बर्तन भी धोए थे। उसने कहा, अस्पताल वाले मुझे यहाँ से निकालने पर तुले हुए हैं, मगर मैंने कह दिया है मर जाऊंगी पर कभी झोंपड़ियों में नहीं जाऊंगी। वहाँ सब लोग मेरी जान के लागू हैं। अस्पताल में हमेशा तो नहीं रह सकती, अस्पताल वाले भी यही कह रहे हैं। वो बोली, डॉक्टर धमकी देकर गया है कि पुलिस के जरिए मुझे दारुल अमान में भेज देगा। तुम कभी दारुल अमान गए हो? नहीं, मैंने सर हिला दिया। मेरे ख्याल में तो एक किस्म का जेल खाना है जिसका नाम दारुल अमान रख दिया गया है। अगर मैं वहां चली गई तो कैद होकर रह जाऊंगी। तुम्हें मालूम है थोड़ी देर पहले मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी? सोच रही थी चुपके से कहीं भाग जाऊं, बाहर कहीं ना कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी। उसने कहा, फिर अब तुम आ गए हो तो मुझे भागने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली चलूंगी। ये नामुमकिन है, अम्मा जी मुझे जिंदा दफन कर देंगी। मैं तुम्हारी अम्मा जी को जानती हूँ, बहुत शरीफ, बहुत रहमदिल हैं। वो एक दुखियारी की जरूर मदद करेंगी। हरगिज नहीं,
मेरे साथ तुम्हें देखकर वो नंगी तलवार बन जाएंगी, तुम भी मारी जाओगी और मैं भी मारा जाऊंगा। फिर तो मुझे दारुल अमान ही में जाना पड़ेगा, चली जाना, लेकिन वहां जाकर तो कैद हो जाऊंगी। उसने कहा, कोई और तरकीब सोचो। तरकीब यह है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अपनी झोंपड़ी में चली जाओ, फिर सुबह को उठकर शेख जी के यहाँ जाना और उनकी लड़कियों से। कौन शेख जी? वही जो मस्जिद के पिछवाड़े रहते हैं, उनकी लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती है और उनका लड़का एक बार तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर झोंपड़ी में छोड़कर गया था। अच्छा, वो शेख जी? उसने हंसकर कहा। हाँ, ये तरकीब ठीक है, डॉक्टर को बुलाओ, मैं उसे कह ही देती हूँ कि अपने घर अपनी झोंपड़ी में जाने के लिए तैयार हूँ। पर नदीम, झोंपड़ी में तो चारों तरफ से बदबू के भभके आते हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था? तुम्हारी अम्मा ने बताया था, वो बोली। एक बार उन्होंने कहा था कि नदीम के कमरे को धोकर उसमें अच्छी तरह पोछा लगाओ। बिल्कुल अचानक याद आ गया, क्या वाकई तुम्हारा नाम नदीम है? मैंने उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर से कह देता हूँ कि तुम अपनी झोंपड़ी में जाने के लिए तैयार हो। मुझे कोई इल्म नहीं था कि किस डॉक्टर को इतला दी जाएगी। इल्म होता तब भी किसी डॉक्टर के पास ना जाता। फूल के वार्ड से निकलकर सीधा अस्पताल से बाहर चला आया। बाहर पहुंचकर मेन रोड पर गया और एक बड़ी दुकान में दाखिल होकर काउंटर पर 2 रुपए का नोट रखते हुए बोला, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, नंबर बताओ, दुकानदार ने पूछा। पुलिस अफसर वारिस ने कहा था, अगर कभी मेरी जरूरत पेश आई तो वस्ती कराची के किसी भी थाने में फोन करके अपना और मेरा नाम बताते हुए कह देना कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मैं जहां कहीं भी होऊंगा तुम्हारा पैगाम मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा, लालू खेत के थाने का नंबर मिला दीजिए। थाने का नंबर मिलाने के लिए दुकानदार को डायरेक्टरी की मदद हासिल करना पड़ी। उसने नंबर मिलाकर रिसीवर मेरे हाथ में दे दिया। हेलो। दूसरी जानिब से हेलो की आवाज़ आने के जवाब में मैंने कहा, देखिए, मेरा नाम नदीम है, मुझे वारिस साहब से काम है। जी हाँ, मैं जानता हूँ वो थाने पर नहीं होते, बस आप मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दें। मेरा नाम नदीम है, नोट कर लीजिए, नदीम है मेरा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। रिसीवर वापस देकर मैंने दुकानदार से थैंक यू कहा। दुकान से निकला और जो पहला रिक्शा खाली जाता नजर आया उसे रोककर उसमें बैठता हुआ बोला, फेडरल बी एरिया चलो। फेडरल बी एरिया में किस जगह? कराची का हर इलाका अपनी अपनी जगह पर एक मुकम्मल शहर है। 6-7 नाजमाबाद हैं, 10-11 गुलशन इकबाल हैं, तकरीबन इतनी ही नई कराचियाँ हैं, 20 से ज़्यादा फेडरल बी एरिया हैं। अगर आप कार में बैठकर पूरे दिन किसी एक इलाके में घूमते रहें तब भी उसके सारी गली कूचों को नहीं देख पाएंगे। नंबर 9, मैंने कहा। 9 नंबर से तो इधर आने वाली कोई भी सवारी नहीं मिलेगी, रिक्शा ड्राइवर बोला। मीटर के बताए हुए किराए से 5 रुपये ज्यादा देना पड़ेंगे। 5 रुपये से ज्यादा देकर घर पहुंचा। ईशा का वक्त हो चुका था। घर में अब्बा जी के अलावा कोई और नहीं था, ना मेहमान, ना रक्षी, ना अम्मा जी। अब्बा जी नमाज पढ़ रहे थे। सलाम फेरकर उन्होंने कहा, तुम्हारा खाना बावर्ची खाने में रखा है, जाकर खा लो। अम्मा जी कहाँ हैं? रक्षी को छोड़ने उसके घर गई हैं। रक्षी तो कह रही थी रात को यहीं ठहरेगी। पड़ोस के घर में फोन आया था, उसके अब्बू को दिल का दौरा पड़ा है। कब की बात है? मस्जिद से मगरिब की नमाज पढ़कर आया तो तुम्हारी अम्मा जी और रक्षी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। रक्षी बेचारी ज़ारों की तरह रो रही थी। अब्बा जी ने कहा, पूरी नमाज पढ़ लूं, फिर जुबैरी साहब की खैर खबर मालूम करने उनके घर जाऊंगा। तुम्हारी माँ खास तौर पर हदायत कर गई हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। घर पर कौन रहेगा? भाईजान, वो नमाज के यहाँ पढ़ने गया है, उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। वो बोले, घर पर तुम रहोगे, क्यों ना हम बाहर से ताला डाल दें और गजल के घर वालों से कह दें कि वो हमारे घर का ख्याल रखें। नहीं, बहुत खराब वक्त आ गया है। मिनटों में ताले टूट जाते हैं और घर लुट जाते हैं। हमारी वापसी तक खान साहब बाहर चारपाई डाले हमारे घर का पहरा तो नहीं देते रहेंगे। शादी का घर है। कल ही तुम्हारी अम्मा जी जेवरात खरीद कर लाई हैं। अब्बा जी की बात मेरी समझ में आ गई। कराची में घर के बाहर ताला लगाना ऐसा ही था जैसे चोरों को बाकायदा दावत दी जाए। दिन दिहाड़े ताले टूट जाते थे और घरों का इस खूबी से सफाया हो जाता कि पड़ोसियों को कानो कान खबर नहीं होती। मैं बावर्ची खाने में चला गया। अब्बा जी नमाज पूरी करने खड़े हो गए। घर पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बज़ाहिर मेरे और अब्बा जी के अलावा घर में कोई भी नहीं था, फिर भी मैं जानता था कि पूरा घर नजर ना आने वाले दर्जनों अफराद से भरा पड़ा है, मगर सब खामोश और दमबखुद थे। गुज़िश्ता शब जैसी गहमा गहमी और शरारतें नहीं थीं। यूं लग रहा था जैसे सब के सब सहमे हुए हों। अम्मा जी ने शाम के खाने के लिए कोई नई चीज़ तैयार नहीं की थी। ट्रे में ख्वान से ढककर मेरे लिए निस्फ प्लेट पुलाव, थोड़ा सा रायता, एक चपाती, माश की दाल और चटनी रख दी गई। मैं ट्रे उठाकर अपने कमरे में ले गया और भूख ना होने के बावजूद खाने बैठ गया। दीनियात की मिस ने बताया था कि रात का खाना ना खाने से बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। हदीस में रात के खाने की बहुत ताकीद आई थी।
चाहे एक तो लुकमे या एक दो खुरमे ही क्यों ना खाए जाएं, पेट को खाली ना छोड़ा जाए। मैं तो ठीक तरह से जवान भी नहीं हुआ था, जवानी से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहता था, इसलिए रात का खाना जरूर खाता था और खाने के बाद कुछ देर तक चहलकदमी भी किया करता, क्योंकि दीनियात की मिस के कहने के मुताबिक हदीस में रात के खाने के बाद चहलकदमी की हदायत भी की गई थी। खाने के दौरान मुझे फूल याद आ गई। मैं उससे मिलने क्यों गया था? मेरा और उसका रिश्ता क्या था? वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझे उसके पास जाने के लिए मजबूर कर दिया? स्याही माइल सांवला रंग होने के बावजूद उसका शुमार खूबसूरत लड़कियों में किया जा सकता था। क्या वाकई वो झोंपड़ियों की दूसरी औरतों और लड़कियों की तरह हमारे हाथ से पानी लेने आती थी? अम्मा जी ने उसे बासी टुकड़े किस लिए दिए, जबकि वो पाबंदी से बची हुई रोटियां जमा करके सुखाती थीं, और जब काफ़ी रोटियां हो जाती तो गुड़ और खटाई डालकर बहुत ही मज़ेदार चीज़ तैयार किया करती। क्या उन्होंने फूल से मेरा कमरा धुलवाया और पोछा लगवाया था और उसे मेरा नाम बताया था? अगर बताया भी था तो फूल को याद कैसे रह गया? गैर मुतल्लिक लोगों के नाम तो सरसरी तौर पर सोने और फौरन ही भुला दिए जाते हैं। वो शेख जी और उनकी लड़कियों को कैसे भूल गई थी, जिनके यहाँ बिला नागा रोजाना जाया करती थी? जिन झोंपड़ियों में वो पैदा हुई पली बढ़ी, उन्हीं में उसे बदबू के भभकों का एहसास क्यों होने लगा? एकाएक ही ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बच्चा मेरे कंधों के पास खड़ा हंस रहा हो। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो यूं लगा जैसे हंसने वाले बच्चे ने जल्दी से मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की हो। फिर मुझे भी हंसी आ गई। बात थी भी ऐसी ही। फूल के बारे में सोचते हुए मैंने प्लेट का सारा पुलाव खत्म कर डाला था। इसके बावजूद बिल्कुल मशीनी अंदाज में मेरा हाथ खाली प्लेट से हवाई नवाला बनाकर मुंह में रख रहा था और मैं बाकायदा उस हवाई नवाले को चबाकर हलक के नीचे उतार रहा था। इतनी हैरत अंगेज महवियत मुझ पर पहले कभी तारी नहीं हुई थी। मैंने ट्रे उठाकर एक तरफ रख दी और उसे ढककर हाथ धोने और कुल्ली करने के इरादे से कमरे के बाहर चला गया। अब्बा जी नमाज से फारिग हो चुके थे और रक्षी के घर जाने के लिए शेरवानी पहन रहे थे। गेट को अंदर से बंद कर लो, उन्होंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अगर कोई आवाज दे तो जब तक उसे पहचान ना लो दरवाजा मत खोलना, और खुदा न खास्ता कोई खतरा हो तो गजल के अब्बू को आवाज दे लेना। अब्बा जी के हिदायत पर अमल करते हुए मैंने उनके जाते ही दरवाजा बंद कर लिया और दोबारा अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर बैठा ही था कि बिजली चली गई। अंधेरे में मोमबत्तियों की तलाश में उठा। अम्मा जी बावर्ची खाने के किसी हिस्से में मोमबत्तियां रखती थीं। घटाटोप तारीकी फैलते ही घर में मौजूद मखलूक के दरमियान हलचल सी मच गई। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी हरकत और सकनात को महसूस कर रहा था। उनमें से कुछ साए तो ऐसे थे जो इधर से उधर भागते हुए बादलों या पानी की लहरों की तरह मेरे जिस्म से टकरा रहे थे। मुझे बावर्ची खाने तक पहुंचना दोपहर हो गया। थोड़ी सी खामोशी के बाद मोमबत्तियों का बंडल तो मिल गया, लेकिन माचिस कहीं नहीं मिली कि मोमबत्तियों को रोशन किया जा सकता। ये सोचकर कि माचिस गजल के घर मिल जाएगी, बावर्ची खाने से निकलकर मैंने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही घर के सारे साए इतनी तेजी से भर्रा मारकर बाहर निकले कि मैं गिरते गिरते बचा। गजल के घर का गेट हमारे गेट से तकरीबन मिला हुआ था, लेकिन मुझे उस तक पहुंचना नसीब नहीं हुआ। अपने ही गेट पर खड़ा रहा और नजर न आने वाले उन सायों को महसूस करता रहा जो मेरे ही घर से नहीं निकले थे, बल्कि गली के हर घर से बाहर आ रहे थे। जिन घरों के दरवाजे बंद थे, साए उनकी दीवारों पर चढ़ गए थे और वाज़े तौर पर सुनाई ना देने वाली आवाज़ों के साथ गली में इस तरह कूद रहे थे जैसे आंधी के दौरान आमों के दरख्तों से आम गिर रहे हों। पूरी गली सायों से पिटी पड़ी थी। साए खुशी से उछल रहे थे और उछलते हुए गली के आखिरी कोने पर वाक़े उस मकान की तरफ जा रहे थे जिसमें तावीज़ गंडे करने वाला मुल्ला बलगरामी अपनी बूढ़ी और मोटी बीवी के साथ रहते थे। मशहूर था कि उनके कब्जे में कोई जिन है। कोई जिन कब्जे में हो या ना हो, सुबह से शाम तक उनके यहाँ औरतों और मर्दों का तांता बंदा रहता। जिस जमाने में मुझे नागफनी की गंजी सूरत से डर लगता था, अम्मा जी उनसे मेरे लिए 100 रुपये का तावीज़ लेकर आई थीं, लेकिन उनके तावीज़ से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब उन्हें बताया गया था तो उन्होंने गुस्से से आंखें निकाल कर कहा था कि कोई बहुत ही खौफनाक बला है जिस पर तावीज़ों गंडों से काबू नहीं पाया जा सकता। जब तक उसे शीशी में बंद करके 4 हाथ नीचे ज़मीन में दफन नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक लड़के को उससे निजात नहीं मिल सकेगी। खौफनाक बला को शीशी में बंद करके दफन करने के लिए उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये मांगे थे। हम 2,000 रुपये का ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं खरीद सकते थे। उन्हें 5,000 कहाँ से देते, और वो भी एक मोहूम सी उम्मीद में। तावीज़ का जो हशर हुआ था वो सबने देख ही लिया। गली के घरों के साए निकल निकल कर उन्हीं के घर के सामने जमा हो रहे थे। सैकड़ों उनके घर की दीवारों पर चढ़ गए। एक सैलाब सा था जो सायों की सूरत में उनके घर के इर्द गिर्द फैल गया। हैरत इस बात पर हो रही थी कि साए सिर्फ हमारे घर ही में नहीं थे, गली के हर घर में मौजूद थे। एक घर भी ऐसा नहीं था जिससे उछलते कूदते हुए साए बाहर ना निकले हों।
गजल के घर का दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से रेंगते हुए और दरवाजे के ऊपर से कूदते हुए साए बाहर आ रहे थे और सभी का रुख मुल्ला बलगरामी के घर की तरफ था। इस दौरान में तारीक गली से 2 या 3 आदमियों का भी गुजर हुआ था और वो सायों से टकराते और उन्हें महसूस किए बगैर सुकून से गुजर गए। इसी असना में तारीकी से घबराकर कुछ और लोग भी अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए और बिजली के महकमे को बुरा भला कह रहे थे। उन्हें भी उन सायों का एहसास नहीं था जो गली के चप्पे चप्पे में फैल गए। काश मैं भी दूसरों की तरह बेहिस होता तो मुझे भी पता न चलता कि घर और गली में क्या तूफान आया हुआ है। अब तक मेरी तवज्जो सिर्फ गली के मकानों की तरफ थी, जो सुनाई ना देने वाले शोरगुल को महसूस करके दाएं जानिब सड़क की तरफ और बाएं जानिब मैदान की तरफ मबजूल हुई तो ये जानकर हैरत की कोई इंतहा न रही कि सड़क और मैदान की जानिब से भी जौक दर जौक साए हमारी गली की तरफ इस तरह बड़े चले आ रहे थे जैसे वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। उनमें छोटे बड़े दरमियानी हर किस्म के साए थे। किसी की गर्दन और सर का पता नहीं था, किसी का पेट गायब था, बाकी का धड़ मौजूद था। किसी ने अपनी कटी हुई दोनों टांगों को झंडे की तरह हाथों में उठा रखा था और निचले धड़ के सहारे कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था। और एक साया तो ऐसा था जिसकी ना गर्दन थी, ना सर था, ना हाथ थे, ना टांगे, लेकिन उसके यही अज़ा उसके आगे आगे उछल रहे थे और वह खुद गली की जानिब रवां दवां था। और इस जमन में सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज बात यह थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था। मेरा एहसास इतना कवी था कि मैं कसम खा सकता हूं कि जो कुछ महसूस कर रहा हूं वो गलत नहीं है। और तब अचानक बिजली आ गई, घर रोशन हो गए, स्ट्रीट लाइट्स जल गईं, सायों का एहसास ओझल हो गया, सरसराहटें बाकी रह गईं। मैं घर में वापस जाने के लिए मुड़ा। उसी वक्त गली के सामने एक तेज रफ्तार कार आकर रुकी और कार से मुस्कुराता हुआ पुलिस अफसर वारिस बरामद हुआ। मेरा पैगाम उसे मिल गया था। अंदर तशरीफ ले आइए, मैंने रस्मी सलाम दुआ के बाद उससे कहा। मेरे अलावा इस वक्त घर में कोई नहीं है। मैंने गलत नहीं कहा था। अम्मा जी, अब्बा जी और भाई जी के अलावा घर में वो साए भी नहीं थे जो गुज़िश्ता रात से मुझे महसूस हो रहे थे। मैं उसे ड्राइंग रूम की बजाय अपने कमरे में ले गया और जब वो इत्मीनान से बैठ गया तो मैंने तमहीद बांधते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि आपको यहाँ आने की जहमत दी, लेकिन चंद ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ और चंद ज़रूरी बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि जुम्मन की अम्मा को कत्ल करने वाले और फूल को, उस लड़की को जो वहीं किसी झोंपड़ी में रहती थी, कत्ल करने की कोशिश करने वाले को जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी में गिरफ्तार किया गया था या झोंपड़ी से बाहर? उसने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। ये बात क्यों पूछ रहे हो? हर बात की वजाहत कर दूंगा, फिलहाल जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब अनायत फरमाइए। यार, इस तरह तो कभी मेरे अफसर ने भी मुझ पर हुक्म नहीं चलाया। वो हंसने लगा। उन दोनों बदमाशों को झोंपड़ी से बाहर गिरफ्तार किया गया था। लड़की को कत्ल करने वाला इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया था कि लड़की, क्या नाम बताया था तुमने? फूल। हाँ, वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया था कि फूल खत्म हो चुकी है, जबकि दूसरा बदमाश जुम्मन की अम्मा के दिल में चाकू उतारकर उसे कत्ल करने में कामयाब हो चुका था। उसके बयान के मुताबिक अपने अपने काम से फारिग होकर दोनों ने आंखों आंखों में इत्मीनान का इजहार किया, नोटों से भरे हुए अपने अपने बैग उठाए और झोंपड़ी से बाहर निकले। उस वक्त झोंपड़ियों में रहने वाले 2 अफराद उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को देखकर आवाज दी, चोर के पांव कितने। दोनों बदमाश फौरन भाग खड़े हुए। आने वालों को उनके भागने पर शुबा हुआ, दौड़कर उन्हें दबोच लिया। थोड़ी सी मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक बैग खुल गया और नोट गली में बिखर गए। इस असना में झोंपड़ियों से कई दूसरे लोग भी शोर सुनकर बाहर आ गए। बिल आखिर बदमाशों ने कबूल दिया कि वो नोट कहाँ से लाए हैं। कुछ लोग जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी में गए। वो मरी पड़ी थी और लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, फूल। वो फर्श पर मुंह के बल गिरी हुई उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। उखड़ी उखड़ी सांसें लेने की एक्टिंग कर रही थी। मैंने नफरत से कहा, क्या? जी हाँ, मैंने कहा। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन कीजिए, बेदारा उसे सचमुच मार चुका था। फूल जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी। क्यों मजाक कर रहे हो यार? वारिस बोला। मर चुकी थी और मरने के बाद उखड़ी हुई सांसें लेने की एक्टिंग कर रही थी। कभी इतनी ऊंची बातें करते हो कि जेम्स बॉन्ड के कान काटने लगते हो, और कभी इतनी बचगाना बातें करते हो कि दूध पीता बच्चा भी अगर बोलने लगे तो नहीं कर सकता। लोगों को जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी के अंदर जाने में 5-6 मिनट तो लग ही गए होंगे। मैंने पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट जरूर लगे होंगे, मगर नागफनी के लिए इतनी मोहलत बहुत काफी थी। नागफनी कहाँ से आ गई? जुम्मन की अम्मा नहीं थी, नागफनी थी। मैंने कहा, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उस वक्त आपने मेरा एतबार नहीं किया।
खुदारा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नागफनी को जुम्मन की अम्मा का बदसूरत जिस्म पसंद नहीं था। वो किसी दूसरे जवान और माकूल किस्म के जिस्म में मुंतकिल होना चाहती थी। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह फूल को कत्ल किया गया है उसी तरह वो मुझसे रक्षी को कत्ल कराना चाहती थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी अम्मा जी को मार डालेगी। रक्षी कौन है? मेरी क्लास फेलो है। जुम्मन की अम्मा ने तुमसे कहा था कि रक्षी को ख़त्म कर दो। जुम्मन की अम्मा ने नहीं कहा था, नागफनी ने कहा। उस वक्त वो जुम्मन की अम्मा नहीं बनी थी। जुम्मन की अम्मा नहीं बनी थी? क्या बक रहे हो यार? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फूल नहीं है, नागफनी है। मुझे पहले ही शुबा था, इसीलिए उससे मिलने अस्पताल गया। उससे बातें करते ही समझ गया था कि नागफनी उसके जिस्म में आ चुकी है। मगर वो बहुत बड़ी अदाकारा है। वो मुझ पर खुद को फूल ही जाहिर करती रही। अगर वो फूल होती तो ऐसी बातें ना करती जो सिर्फ नागफनी ही कर सकती थी। उसने जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी में वायरलेस और नोट रखकर आपको भी, मेरा मतलब है आपके महकमे को भी धोखा दिया है। यार तुम तो नफ्सियाती मरीज हो। मुझे तुम्हारे वालिद साहब से मिलना पड़ेगा। आपको अब्बा जी से मिलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा फूल से मिलिए, उस फूल से जो फूल नहीं नागफनी है। उससे गुफ्तगू करके आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। क्या आप फूल से जो फूल नहीं है मिल चुके हैं? नहीं, वो बोला। ना मिला हूँ ना मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भूत प्रेत का कायल नहीं हूँ। कुछ और कहना चाहते हो? जी हाँ, आज रात हमारी गली में या तो कोई बड़ा हादसा हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि मैंने बेशुमार सायों को मुल्ला बलगरामी के मकान की जानिब जाते हुए महसूस किया है। आदमियों के सायों को या भूतों और चुड़ैलों के सायों को? रूहों के। उसने कहका लगाते हुए मेज पर रखी हुई जखीम जिल्दों में से एक किताब उठा ली। उसे देखा, फिर दूसरी किताब को एक एक करके उठाया। तुम्हारा दिमाग इन किताबों के मुताले से खराब हुआ है, वो खड़ा होता हुआ बोला। अपने कोर्स की किताबें पढ़ो और इन किताबों को आग में झोंक दो। चंद दिनों में इंसान बन जाओगे, वरना पागल खाने के अलावा तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। उसने बाहर जाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए। आइंदा इस किस्म की बातें करने के लिए मुझे फ़ोन मत करना। मैं उसके साथ साथ उसे गेट के बाहर तक छोड़ने गया। गेट से बाहर निकलते ही उसकी नज़र गली के सिरे वाले मकान पर पड़ी। वहाँ क्या हो रहा है? मुल्ला बलगरामी के मकान के बाहर लोगों का हजूम इकट्ठा था। सब जोर जोर से बातें कर रहे थे। हम दोनों भागम भाग वहाँ पहुँचे। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? पुलिस अफसर वारिस ने पूछा। मुल्ला साहब के मकान में डाकू घुस आए थे। मियाँ बीवी दोनों को कत्ल करके घर की एक एक चीज उठा ले गए हैं। सामने वाले घर के किसी शख्स ने मुल्ला साहब के घर से डाटा बांधे हुए लोगों को निकलते देखा तो दूसरे पड़ोसियों को आवाज दी। हमारे पहुंचने से पहले ही डाकू फरार हो गए। एक बड़ी सी कार में आए थे। कार नुक्कड़ पर खड़ी थी। पुलिस को इतला दी। पुलिस और डॉक्टर सभी को फोन किए हैं, आते ही होंगे। ये वारदात कब हुई? 6-7 मिनट पहले डाकुओं को घर से बाहर आते हुए देखा गया था। उनमें से एक के पास कलाशनकोफ भी थी। शुक्र है उन्होंने गोलियां नहीं चलाईं। अंदाजन कितने डाकू थे? घर से बाहर तो 4 आए थे। एक कार के स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था। वारिस मुझे एक तरफ ले गया। तुमने कितने सायों को उस घर में जाते देखा था? 3 या 4? सैकड़ों सायों को, मैंने कहा, बल्कि हजारों सायों को। हर घर से साए निकल रहे थे, हर तरफ से आ रहे थे, सड़क से, मैदान से, इधर से उधर से। तुम्हें मालूम था कि मुल्ला और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया जाएगा? जी नहीं। फिर तुमने ये क्यों कहा था कि गली में हादसा होने वाला है? क्योंकि मैंने सायों को इतनी बड़ी तादाद में गली में जमा होते हुए कभी नहीं महसूस किया। सिर्फ महसूस किया था। मेरा महसूस करना देखने से कम नहीं होता। अब क्या महसूस कर रहे हो? अब पहले जैसी गहमा गहमी नहीं है, फिर भी कुछ साए घूमते फिर रहे हैं। तारीकी हो जाए तो मैं उन्हें और भी ज्यादा वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? मुल्ला और उसकी बीवी को भी नागफनी ने कत्ल कराया है। मैं समझता हूँ नागफनी को मुलव्विस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वारदात में उसका कोई फायदा नहीं, मैंने कहा। मुझे खुशी है कि आखिरकार आपको भी नागफनी के वजूद पर एतबार आ गया है। हरगिज नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम हर साने को अपने फर्जी वजूद के खाते में डाल देते हो या कुछ के साथ रियायत भी करते हो। सायरन की आवाज़ आ रही है। मैं चूंकि यहाँ हूँ इसलिए मेरा मौका वारदात पर होना ज़रूरी है। खुदा हाफिज, तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। 1 मिनट, मैंने उसका बाजू पकड़कर कहा। नामुनासिब ना समझें तो मुझे अपने घर का पता बता दें। घर पर तो मैं बहुत ही कम मिलता हूँ, अकेला आदमी हूँ। जहाँ नींद आ जाती है वहीं सो जाता हूँ। वैसे तामीर 9 स्क्वायर में 2nd फ्लोर पर मेरा 51 नंबर का फ्लैट है।
जब कभी वहां जाओगे ताला लगा हुआ ही मिलेगा। पुलिस की गाड़ी आने से कबल अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए वो मजमा में जगह बनाता हुआ मुल्ला बलग्रामी के मकान में चला गया और मैं अपने घर वापस आ गया। गजल के अब्बू अपने गेट पर खड़े थे। क्या हुआ नदीम? उन्होंने मुझसे पूछा। मुल्ला बलग्रामी के घर में कुछ डाकू आए थे। उन्हें और उनकी बीवी को मारकर और पूरे घर को लूटकर फरार हो गए हैं। आजकल तो कोई घर और कोई इंसान भी महफूज नहीं है, उन्होंने कहा और वापस अपने घर में चले गए। अब्बा जी अम्मा जी को रक्षी के हाथ से तकरीबन 12 बजे रात को टैक्सी में लेकर आए। उस वक्त तक गली सुनसान हो चुकी थी। मुल्ला बलग्रामी और उनकी बेगम की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। घर के अंदर 2 कांस्टेबलों की ड्यूटी लगा दी गई कि कदमों और उंगलियों के निशानात को कोई खराब न करने पाए, और गली के सारे बासी सोने के लिए अपने अपने घरों में चले गए। क्या हाल है रक्षी के अब्बू का? मैंने अम्मा जी से पूछा। गुर्दे का दर्द था, उन्होंने हंसते हुए बताया। सब समझे दिल का दर्द है। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। मैं उन्हें मजे में सोता छोड़कर आई हूँ। रक्षी तो बहुत रोई होगी। यहाँ से तो रोती हुई ही गई थी, लेकिन घर पहुंची और मालूम हुआ कि बाप को दिल का दौरा नहीं पड़ा है तो खिलखिलाने लगी। मुझे आने थोड़ी दे रही थी, इतनी खातरें कर रही थी कि क्या कोई किसी की करेगा। उन्होंने सुकून की लंबी सांस ली। वसीम को उससे अच्छी बीवी चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। एक 2 धारी खंजर था जो मेरे गले में पेवस्त होकर पेट तक उतरा चला गया। आपने रक्षी को भाईजान के लिए मुंतखिब किया है? मैंने थूक निकल कर पूछा। मैं तो इतने बड़े घराने की लड़की लाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रक्षी की अम्मी ने खुद तुम्हारे भाई को रक्षी के लिए मुंतखिब किया है। डॉक्टरी की तालीम भी वो अपने खर्च पर दिलवाएंगी। भाईजान को इस बात का इल्म है? उससे पूछे बगैर तो हाँ नहीं की जा सकती थी। तुमने देखा नहीं रक्षी को देखकर कितना शर्मा रहा था, मगर रक्षी को तो इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम। कुछ ना कुछ तो सुनगुन जरूर है, वरना वो मेरी इतनी खातिर क्यों करती और बहाने ढूंढ ढूंढ कर यहाँ क्यों आती और मेरे इशारों पर दौड़ दौड़ कर काम क्यों करती। आज का सारा काम तो उसी ने संभाला हुआ था। मैं तो कुर्सी पर बैठे बैठे हुक्म चलाई जा रही थी। तुम्हारे छोटे मामू के कपड़ों का नाप लेने जितनी औरतें आई थी सभी उसके सुघड़ापे की तारीफ कर रही थी। मैं तकरीबन रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। अम्मा जी को कैसे बताता कि रक्षी किसकी खातिर उनकी खातिर कर रही थी। उसे पता चलेगा कि उसके घर वालों और हमारे घर वालों ने मिलजुल कर क्या साजिश की है तो उसके नाजुक दिल पर क़यामत टूट पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि सदमे की ताब ना लाकर बिस्तर पर गिर जाए और उसके अब्बू अम्मी को उसके दिल का राज उस वक्त मालूम हो जब वो मेरे नाम की आखिरी हिचकी लेती हुई दुनिया से रुखसत हो रही हो। कमरे में हल्की हल्की सरसराहटें हो रही थीं। साए इधर उधर तैरते फिर रहे थे, लेकिन मुझे किसी का ध्यान नहीं था। मैं सोच रहा था कि हम में और झोंपड़ी वालों में कुछ भी तो फर्क नहीं है। वो अपनी लड़कियों को बेचते हैं और गंवार कहलाते हैं। हम अपने लड़कों का सौदा करते हैं और मुहज्जब कहलाते हैं। पहले छोटे मामू को अमेरिका के नाम पर खरीदा गया और अब भाईजान को MBBS कराने के लिए हथिया लिया गया। कम अज कम इन लोगों को रक्षी से तो पूछना चाहिए था। हाँ, बताने वालों ने उसे ये तो बता दिया था कि वो हमारे घर की बहू बनने वाली है, लेकिन किसी ने ये बताने की जहमत नहीं की थी कि उसे किसके सर मंडा जा रहा है। भाईजान जिन्हें वसीम भाई कहते उसका मुंह नहीं सूखता था, उसके खुदाए मजाजी बनाए जा रहे थे। नदीम, मेरे तसव्वुर में वो मेरे कंधे पर सर रखे सिसक सिसक कर कह रही थी, मुझे कहीं से जहर ला दो, मैं इस जिंदगी के बारे में जो तुम्हारे बगैर गुजारना पड़े सोचने के लिए भी तैयार नहीं। मर जाऊंगी लेकिन वसीम भाई से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं तकिए को सीने से लगाए हिचकियां ले रहा था और तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे कह रहा था, तुम नहीं जानती रक्षी, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे तहफ्फुज के लिए मैंने रात दिन दुआएं मांगी हैं। नागफनी जैसी खौफनाक और खतरनाक मखलूक से टक्कर ली है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं कभी का तुम्हारा सौदा करके अमीरों कबीर शख्स बन चुका होता। मेरे आगे पीछे कारें घूम रही होती। मेरे अब्बा जी एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक होते। मगर नहीं रक्षी, तुम नहीं तो जन्नत भी दोजख है और तुम साथ हो तो दोजख भी जन्नत है। इसी हाल में रोते हिचकियां और सिसकियां भरते और दिल ही दिल में अपने और रक्षी के दर्द अंगेज मुकालमे बोलते हुए मुझे नींद आ गई। सुबह को उठा, जैसे तैसे नाश्ता किया और स्कूल के लिए भाग खड़ा हुआ। असेंबली के फौरन बाद प्रिंसिपल के कमरे में पेशी हुई। तहरीरी इकरारनामा देना पड़ा कि आइंदा एक दिन की भी गैर हाजिरी हो तो मेरा नाम काट दिया जाए। वहां से डांट सुनकर क्लास में पहुंचा तो क्लास टीचर के सामने जवाबदेही करना पड़ी। वो मुसलसल 10 मिनट तक इल्म के फ़वाइद और जहालत के नुकसानात पर लेक्चर देती रहीं। उनका पीरियड ख़त्म होते ही मैं ऊपर की मंजिल की तरफ भागा।
ऊपरी मंजिल लड़कियों के लिए मखसूस थी, किसी लड़के को ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, मगर मैं रक्षी को अंदोहनाक खबर सुनाने के लिए इतना बेचैन था कि जान पर खेलकर ऊपर पहुंच गया। सर वसी इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे थे। उन्हें देखकर कदरे इत्मीनान हुआ। मर्द टीचर्स खवातीन टीचर्स की तरह गैर जरूरी सवाल जवाब करने और बाल की खाल निकालने के कायल नहीं होते। मैंने क्लासरूम के दरवाजे से लगकर कहा, सर 2 मिनट के लिए रक्षी को बाहर भेज दीजिए। रक्षी, सर वसी ने कहा, देखो तुम्हें कौन बुला रहा है। क्लास की लड़कियों ने मुझे देख लिया। उनमें से बेशतर जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। रक्षी दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उन्होंने जोरदार किस्म का मायनेखेज कहकहा लगाया। सर वसी ने हस्बे आदत कहकहे को नजरअंदाज कर दिया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुतवज्जा हो गए। रक्षी जो ही बाहर आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ जंगले की तरफ ले गया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। हंस हंसकर कहने लगी, किसी ने देख लिया कि तुम मुझे भगाए लिए जा रहे हो तो मेरी और तुम्हारी दोनों की शामत आ जाएगी। शामत आ चुकी है, मैंने जंगले की आड़ में जाकर कहा। तुम इस बात पर कितना खुश हो रही थी कि अम्मा जी ने तुम्हें घर की बहू कहा है। रक्षी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उन्होंने गलत नहीं कहा था, मैंने वजाहत की। मेरे और तुम्हारे घर वालों ने मेरे और तुम्हारे इल्म में लाए बगैर तुम्हारे और भाईजान के रिश्ते की बात तय कर ली है। नहीं, उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे मालूम था कि यह खबर सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा, मैंने कहा। लेकिन रक्षी, रोने धोने और रंज करने से कोई फायदा नहीं। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। अगर तुम थोड़ी हिम्मत से काम लो और अपने अब्बू या अम्मी या दोनों से साफ साफ कह दो कि तुम्हें यह रिश्ता सख्त नापसंद है तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी। रक्षी की बड़ी बड़ी आंखें भीगने से लगीं। चेहरा लाल भभोका हो रहा था। कहने लगी, रास्ता छोड़ो, मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। हिम्मत मत हारना रक्षी, मैंने उसे रास्ता देते हुए कहा। आंसू बहाने मत बैठ जाना। आज ही स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाकर बता देना कि तुम मेरे भाईजान से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करोगी। वो जमाना गया रक्षी, जब लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ दूसरों के सर मुंड दिया जाता था। ये हमारा जमाना है। अब माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म नहीं। वो तेज तेज कदम उठाती हुई क्लासरूम की तरफ चली गई। जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हुई, मैं अपनी जगह पर बैठा कुड़ता रहा और सोचता रहा कि रक्षी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। आंसू रोकना चाहती होगी, लेकिन आंसू किसी तरह भी नहीं रुक रहे होंगे। वो बहुत हसास थी। मामूली सी बात पर रो पड़ती थी। छठे पीरियड में मैंने चंद टीचर्स को तेजी से ऊपर जाते देखा तो समझ गया कि रक्षी लाजमी तौर पर बेहोश हो गई है। भागकर क्लास से निकला। निचली सीढ़ियों पर प्रिंसिपल खड़ी थी। मजबूरन वापस आ गया और थोड़ी देर बाद गेट की तरफ देखने लगा कि शायद रक्षी की ज़बूं हालत देखते हुए उसके घर फोन किया गया हो और उसकी अम्मी उसे लेने आ रही हों। फिर इस तसव्वुर से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि रक्षी भी रो रही होगी। बराबर की सीट पर बैठे हुए लड़के ने पूछा, क्यों रो रहे हो नदीम? तो बेख्तियार मेरी हिचकियां बंद गईं। उसे कैसे बताता कि बड़ों के गैर जिम्मेदाराना फैसले से 2 मासूम जिंदगियां तबाही और बर्बादी से हमकनार हो गई हैं। फिर कुछ देर बाद ये सोचकर कदरे ढारस बंदी के रक्षी बड़ी बाज़म और बाहौसला लड़की है। घर जाते ही वो अपनी अम्मी पर बरस पड़ेगी, रोते रोते बुरा हाल कर लेगी। और जब तक उसकी अम्मी मेरी अम्मा जी के पास जाकर ये नहीं कहेंगी कि बहन, मुझ कमबख्त मारी के मुंह से गलती से नदीम के बजाय वसीम निकल गया था। दरअसल मैं अपनी रक्षी की शादी नदीम से करना चाहती हूँ और नदीम ही को आला तालीम दिलाने का इरादा रखती हूँ। रक्षी ना कुछ खाएगी ना पिएगी, परियों की कहानी वाली शहजादी की तरह एक तरफ पड़ी रहेगी। स्कूल की छुट्टी हो गई। मैं बाहर गेट पर जाकर खड़ा हो गया। रक्षी घर से कार में आती थी, वापस स्कूल वैन में जाती थी। मेरा ख्याल था कि उसकी सहेलियां सहारा देकर उसकी जिंदा लाश को वैन तक छोड़ने आएंगी, लेकिन ये देखकर सख्त सदमा हुआ कि वो सहेलियों के साथ हंसती हुई वैन की तरफ जा रही थी। फिर पै दर पै ऐसे वाकयात हुए जिनसे मेरी दुनिया अंधेर हो गई। शाम को गजल ज्योमेट्री पढ़ने आई और आते ही पूछा, भाईजान कहाँ हैं? मैंने कहा अपने दोस्त नवाज के यहाँ पढ़ने गए हैं। कुछ देर बाद जब वो खते मुस्तकीम की शक्ल बनाना सीख गई और उसकी तारीफ अच्छी तरह याद हो गई तो उसने दोबारा पूछा, भाईजान कब आएंगे? मालूम नहीं, मैंने बिगड़ कर कहा। कॉपी इधर लाओ, अब मैं तुम्हें खते मुनहनी बनाने का तरीका बताऊंगा। नहीं भाई जी, वो बोली, खते मुनहनी कल सीखूंगी, नहीं तो दोनों खत गुडमुड हो जाएंगे और मैं भूल जाऊंगी कि इनमें मुस्तकीम कौन सा है और मुनहनी किसे कहते हैं। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। कैसे जाऊं? भाईजान तो अभी तक नहीं आए। आखिर तुम्हें भाईजान की इतनी फिक्र क्यों है? रक्षी बाजी ने, वो कुछ कहते कहते रुक गई। जुमला पूरा करो, कहते कहते क्यों रुक गई? रक्षी बाजी ने कहा था किसी को बताना नहीं। क्या मत बताना?
अगर मैं आपको बता दूं तो आप रक्षी बाजी को तो नहीं बताएंगे? नहीं, मैंने कहा। अब बताओ क्या बात है? स्कूल में उन्होंने रुमाल दिया था और कहा था कि किसी को पता न चलने पाए, चुपके से भाईजान को दे देना। मेरा दिमाग घूम गया, कहाँ है वो रुमाल? उसी लम्हे भाईजान घर में आ गई। उनकी आवाज सुनकर गजल भागती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। गजल भाईजान भाईजान करती उनके पास पहुंची और ना जाने कहां से एक छोटा सा रुमाल निकालकर उन्हें थमा दिया। भाईजान हंसने लगे। उन्होंने रुमाल को होंठों और आंखों से लगाया, प्यार से गजल के सर पर हाथ फेरा, फिर रुमाल सूंघते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। गजल मेरे कमरे से किताब और कॉपी लेने आई तो मैंने उससे कोई बात नहीं पूछी। पूछने के लिए रह ही क्या गया था, साफ जाहिर था। हकीकत से आगाह होने के बाद रक्षी ने तोते की तरह आंखें फेर ली थीं। मुझे ठुकराकर वो भाईजान को पसंद करने लगी थी। अगले दिन शाम की तैयारियों के सिलसिले में अपनी अम्मी के साथ रक्षी हमारे घर पहुंची तो उसने कमर से दुपट्टा लपेटकर उनके पूरे कमरे की सफाई कर डाली। भाईजान का हुक्म था कि कमरे में उनके जरूरी कागजात बिखरे हुए पड़े रहते हैं, कोई उसकी सफाई ना किया करे। एक उम्मीद सी बंदी के भाईजान साफ सुथरा कमरा देखेंगे तो जरूर बिगड़ेंगे और रक्षी उनकी बदमिजाजी देखकर उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाईजान आए। अम्मा जी ने कहा मना करने के बावजूद रक्षी ने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया है और बिखरे हुए सारे कागजात उठाकर मेज के नीचे रख दिए हैं। भाईजान ने शर्माते और मुस्कुराते हुए रक्षी की तरफ देखा। इस जहमत की क्या जरूरत थी? गंदे कमरे मुझे बिल्कुल बकवास मालूम होते हैं। रक्षी ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूं। भाईजान बोले, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं। कागज फैलाकर फिर गंदा करूंगा। मैं फिर साफ कर दूंगी। आपकी आदत आपके साथ, मेरी आदत मेरे साथ। दोनों ने हल्का सा कहकहा लगाया। उसी वक्त बावर्ची खाने से अम्मा जी की आवाज आई, रक्षी बेटा, जरा ये चाय की प्याली तो वसीम को दे देना। अभी आई अम्मा जी। मैं भरी भरी आंखों से देखता रहा। देखना दोपहर हो गया तो अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। पहली बार एहसास हुआ था कि औरत वाकई बेवफा होती है। ये मालूम होते ही कि उसके और हमारे घर वाले उसका और भाईजान का रिश्ता तय कर रहे हैं। रक्षी ने मुझे इस तरह फरामोश कर दिया था जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं था। उसकी अम्मी और मेरी अम्मा जी ड्राइंग रूम में बैठी गुफ्तगू कर रही थीं। भाईजान किताबें लेकर नवाज के घर जा चुके थे। रक्षी भाईजान के कमरे में उनके पलंग पर लेटी हुई भाईजान ही की कोई किताब पढ़ रही थी कि मैं आंखों में आंसू ले वहां पहुंच गया। रक्षी, वो उठकर बैठ गई। पशेमानी नाम की कोई चीज उसके चेहरे पर नहीं थी। होंठों पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अदब से बात करो, वो हंसते हुए बोली, तुम्हें मालूम नहीं मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? रक्षी, मुझे तुमसे इस बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। वो संजीदा हो गई, फिर खड़ी हो गई, फिर मेरे करीब आई और प्यार भरी आवाज में बोली, तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे, अभी बच्चे हो। और तेज तेज कदम उठाती कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। छोटे मामू की शादी तक ये बात अच्छी तरह वाजी हो गई कि रक्षी, जो मेरी हम उम्र थी और केजी से मेरे साथ पढ़ती आई थी, अचानक मुझे अपने से बहुत छोटा समझने लगी थी। उसने अपने और मेरे वालिदैन की ख्वाहिश को दिल से तस्लीम कर लिया। 2 मिनट के लिए भी हमारे यहाँ आती थी तो भाईजान के कमरे में जरूर जाती थी और हर मर्तबा उनके लिए कभी गुलदस्ते का, कभी रुमाल का, कभी टिश्यू पेपर्स का और कभी राइटिंग पैड का तोहफा लेकर आती थी। राइटिंग पैड तो भाईजान की गिबत में मैंने भी देखा था। उसके टाइटल पर रक्षी ने लिखा था, विद लव फ्रॉम रक्षी। मैं सरसराहटों को भूल गया, रूहों को भूल गया, पुलिस अफसर वारिस को भूल गया, खुद अपनी जात को भूल गया। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते रक्षी ही जहन में घूमती रहती। वो बेवफा थी मगर मैं तो बेवफा नहीं था। मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी उसे हासिल करना चाहता था। छोटे मामू के वलीमे की रात को शादी हॉल में जब मैंने भाईजान और रक्षी को हंस हंस कर बातें करते देखा तो खाना पीना छोड़कर खून के घूंट पीता और गुस्से से बार बार मुट्ठी खोलता बंद करता हुआ घर वापस आ गया। रक्षी की जुदाई मुझे गवारा नहीं थी और मैं एक ऐसी तरकीब सोच चुका था जिस पर अमल करके सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद रक्षी की भरपूर मोहब्बत हासिल की जा सकती थी। अगर मैंने पहले ही नागफनी की बात मान ली होती तो ये नौबत क्यों आती? नागफनी मुझे चाहती थी, मैं रक्षी को चाहता था। रक्षी के जिस्म में मुंतकिल होकर उसे उसका प्यार और मुझे मेरा प्यार मिल सकता था। मैं ये भी जानता था कि नागफनी फूल के जिस्म में मौजूद है और मुझे सिर्फ इतना करना है कि फूल के पास जाऊं और उसे कहूं कि मैंने रक्षी का जिस्म उसके हवाले करने का हतमी फैसला कर लिया है।